चलो, हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय विदेश नीति के बारे में, और उस विदेश नीति के मुख्य मुख्य आयाम क्या है वो हमने देखे थे कल। ठीक है, तो इन चीजों में हमने क्या चीजें कवर कर ली है उसको देखो आप थोड़ा सा। सबसे पहले हमने विदेश नीति की क्या देख ली, परिभाषा देख ली है। परिभाषा क्या होती है ना, तो मूल परिभाषा तो दो देशों के बीच आपस के संबंध थे, लेकिन इन संबंधों के पीछे जो मेन उद्देश्य था वो हमारा क्या था, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। हमारे जो भी नेशनल इंटरेस्ट है उनको अपने को क्या करना है, पूरा करना है। फिर अपने दूसरी बात देखी थी कि भारतीय विदेश नीति जो है उसको निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से, ठीक है, निर्धारक कारक कौन कौन से। तो उसमें हमने दो प्रकार के कारक देखे है ना, एक स्थायी और दूसरे क्या थे, अस्थायी प्रकार के कारक थे। ठीक, तीसरे हमने फिर भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य क्या है, ठीक है, किन उद्देश्यों को लेकर भारतीय विदेश नीति काम करती है उनके बारे में बात कर ली थी, है ना। इसके बाद में फोर्थ नंबर पे हमने भारतीय विदेश नीति के तत्व जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, उनके बारे में बात की थी। फिर हमने भारतीय विदेश नीति के मुख्य मुख्य सिद्धांत कौन कौन से उनके बारे में भी छोटी सी बातें कर ली थी। ठीक है, अब अपने देख रहे थे कि भारतीय विदेश नीति के जो सिद्धांत है या भारतीय विदेश नीति का जो क्रियान्वयन होता है, ठीक है, उसमें एक इंपॉर्टेंट सा वर्ड है जिसको अपने कूटनीति बोलते हैं, ठीक है, डिप्लोमेसी बोलते हैं जिसको अपने। तो ये डिप्लोमेसी जो है ये कई टाइप की होती है, तो जब भी अपने विदेश नीति का नाम लेते हैं तो ये कूटनीति एक अहम शब्द हो जाता है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अपने वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसकी जो कूटनीति है वो अलग टाइप की है, इससे पहले जो चला करती थी सरकारें उनकी कूटनीति क्या रही है, अलग प्रकार की रही है। ठीक है, तो आज अपने कुछ एक तो इसके ऊपर बात करेंगे, फिर अपने देखेंगे कि भारतीय विदेश नीति के चरण या स्टेप्स कौन कौन से हैं, और उन चरणों के अंदर जो अपना स्टार्टिंग चरण था नेहरू युग वाला वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेहरू युग, तो ये अपना अगर पार्ट हो जाएगा तो उसके बाद में यहां तक का सिलेबस का पार्ट पूरा हो जाएगा, और उसके बाद अपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर, ठीक है, इन सब की बात करनी है विदेश नीति के अंदर। ठीक है, वर्तमान में जितनी भी चीजें हो रही है उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो चलो अपने आज स्टार्टिंग करते हैं यहां से कूटनीति से। डिप्लोमेसी, देखो कूटनीति का सबसे पहले अपने अर्थ समझे अगर, तो अर्थ क्या है अपने आप में, तो ये एक तरीके से दो देशों के बीच में वार्ता होती है, दो देशों के बीच में वार्ता है, ठीक है, या बातचीत है दो देशों के बीच में। कब हो रही है, ये हमारे पास उस समय होती है जब दो देशों के बीच में आपस में कोई विवाद हो, मान लो, ठीक है, या दो देश आपस में कोई समझौता करना चाह रहे हो। तो उसके दो तरीके हैं, या तो वो समझौता हम युद्ध के माध्यम से लागू करवा दें, तो आजकल कोई भी देश ऐसा नहीं चाहता है ना, और चाहते हैं तो फिर उनकी आलोचना भी होती है। जैसे वर्तमान में अपने रशिया और यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं, जैसे इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध देख रहे हैं, जैसे, तो डायरेक्टली युद्ध के माध्यम से अपने अगर कोई चीज लागू करवाना चाहेंगे तो वो क्या है, विदेश नीति के लिए आलोचना का शिकार हो जाती है, कहने का मतलब। तो इसका दूसरा तरीका यह है कि अपने एक ऐसी वार्ता करें, ठीक है, जिसका उद्देश्य युद्ध से कोई समझौता या कोई बात लागू न करवा के क्या है, कूटनीतिक तरीके से उस बात को मनवाना होता है अपने को। ठीक है, तो एक तरीके से दो देशों की वो वार्ता होती है जिसमें सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसका, सॉफ्ट पावर का। यह जो डिप्लोमेसी होती है इसको वास्तव में अपने क्या बोलते हैं, राजनीति के अंदर सॉफ्ट पावर बोलते हैं। हार्ड पावर तो वो होती है जिसमें अपने डायरेक्टली युद्ध कर ले और युद्ध करके और अपने कोई समझौता या कोई क्षेत्र जो है उसको हथिया ले। जबकि वार्ता के अंदर क्या होता है, अपने बातचीत करेंगे, और अगर बातचीत में सहमति नहीं भी बन पा रही है तो एक ऐसे मोड पर लाकर वार्ता को छोड़ देंगे, लाकर छोड़ देंगे जहां आगे वार्ता जारी रखी जा सके, जहां आगे वार्ता जारी रखी जा सके। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना आपने कि लाइफ में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, है ना, अगर वो हमारे सक्सेस नहीं हो रहे या उन रिश्तों में हम कामयाब नहीं हो रहे हैं तो उनको एक ऐसे मोड़ पे लाके छोड़ देना चाहिए कि आगे कभी अगर जरूरत पड़े उन रिश्तों को शुरू करने की, है ना, तो अपने आसानी से बातचीत कर सके और आसानी से उस चीज के ऊपर समझौता कर सके। तो डिप्लोमेसी में भी ऐसा ही होता है, जब दो देशों के बीच में आपस में तनाव हो किसी बात को लेकर, या दो देशों के बीच आपस में किसी मुद्दे को लेकर वार्ता हो रही हो और उसके ऊपर सहमति नहीं बन पा रही है दोनों देशों के बीच में, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे चीज पे ले जाके उसको छोड़ देंगे कि आगे 5 साल 2 साल 2 महीने 5 महीने बाद दोबारा वार्ता करेंगे अपने इसके ऊपर, है ना। तो वो जो पावर या वो जो फिनोमिना होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, डिप्लोमेसी बोलते हैं। तो कहने का मतलब डिप्लोमेसी के अंदर कभी भी संवादहीनता नहीं आएगी, हमेशा संवाद जो है बीच में चलता रहेगा। ठीक है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच आप देखते हो
कि एक बार वार्ता हो गई, फिर एक साल तक दोनों देशों के बीच कोई वार्ता नहीं हुई, फिर बाद में कभी कोई सम्मेलन में मिले या कोई ऐसा इवेंट हुआ तो वहां पे दोबारा वार्ता हो गई। तो ऐसी जो स्थितियां होती है उनको अपने क्या बोलते हैं, कूटनीति बोलते हैं। ठीक है, अब विदेश नीति के संबंध में ये कूटनीति जो है इसके 5 टाइप होते हैं। वैसे कूटनीति के 5 प्रकार अपने को देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 महत्वपूर्ण प्रकार हैं इसके स्टार्टिंग वाले। अब इन सब प्रकारों को अपने ट्रैक शब्द से बोलते हैं। ठीक है, जैसे ट्रैक फर्स्ट डिप्लोमेसी, यही पेपर में पूछे जाती है। ट्रैक सेकंड डिप्लोमेसी क्या होती है, ट्रैक थर्ड डिप्लोमेसी क्या होती है, फोर्थ क्या होती है, फिफ्थ क्या होती है। ठीक है, तो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है ना, लेकिन फर्स्ट और सेकंड वाली जो डिप्लोमेसी होती है ये इंपॉर्टेंट होती है। ट्रैक फर्स्ट डिप्लोमेसी से हमारा मतलब क्या है, देखो, ऐसी कोई भी कूटनीति, ऐसी कोई भी वार्ता जो 2 देशों की सरकारों के बीच में होती है, 2 देशों की सरकारों के बीच में। ठीक है, गवर्नमेंट के बीच में होती है, कहने का मतलब। ठीक है, जैसे भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो अगर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, या वहां जाके आपस में दोनों वार्ता कर रहे हैं, तो ये अपने आप में क्या है, ट्रैक फर्स्ट डिप्लोमेसी होती है। ठीक है, सबसे पहले इसको यही से, इसीलिए इसको अपने सरकारी कूटनीति बोल देते कई बार। ट्रैक फर्स्ट डिप्लोमेसी जो होती है वो क्या होती है, सरकारी कूटनीति होती है। ठीक है, एक तो ये अपने पास। इसके अलावा हो सकता है कि 2 देशों के मंत्रियों के बीच में वार्ता होती है, मंत्रियों के बीच में। तो कई बार आप सुनते हो कि भारत के रक्षा मंत्री जापान के रक्षा मंत्री से मिले, या भारत के विदेश मंत्री फ्रांस के विदेश मंत्री से मिले, तो वो भी अपने आप में क्या है, ट्रैक फर्स्ट डिप्लोमेसी होती है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि 2 देशों के सरकारी अधिकारी जो है वो आपस में वार्ता करें। ठीक है, तो सरकारी अधिकारी का मतलब है, जैसे मान लो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ना, वो किसी दूसरे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो अपने आप में क्या है, अधिकारियों के बीच की डिप्लोमेसी होती है। तो ये डिप्लोमेसी जो है 2 देशों के बीच की डिप्लोमेसी, या ये तो सरकार स्तर पर होती है, या यानी कि प्रधानमंत्री शासन अध्यक्ष जिसको अपने बोलते हैं उसके लेवल पे होती है, या फिर क्या होती है, 2 देशों के आपसी मंत्रियों के बीच में हो सकती है, या कोई सरकार के अधीन काम करने वाले कोई IAS अधिकारी हो सकते हैं, कोई इस तरीके के सलाहकार हो सकते हैं सरकार के, जो इसके अंदर वार्ता करते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिप्लोमेसी जो होती है इसको अपने ट्रैक फर्स्ट डिप्लोमेसी बोलते हैं, इसको सरकारी कूटनीति बोलते हैं। इसके अलावा ये वाली जो डिप्लोमेसी जो होती है हमारी थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाली, इनको अपने सामान्य रूप से सिविल डिप्लोमेसी के नाम से बोलते हैं, नागरिक कूटनीति के नाम से बोलते हैं। इनको अपने क्या बोलते हैं, नागरिक कूटनीति। यानी कि इनको डेवलप करने में नागरिक जो है, सिविलियन जो है उस देश के, उनका मेन रोल रहता है। तो इसके अंदर पहले अपने डिप्लोमेसी देखते हैं ये वाली। ठीक है, कौन सी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी जो है। अब इस ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में क्या होगा, देखो, इससे पहले मैं आपको एक डिप्लोमेसी और बता दूं। कई बार ये शब्द भी लिखा हुआ था ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी के नाम से। ठीक है, ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी। तो ऐसी डिप्लोमेसी जिसके अंदर नागरिक जो होते हैं, ठीक है, उनकी कूटनीति जो है वो काम में आती है, या नागरिक सम्मेलन जो होते हैं वो इसके अंदर मुख्य रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, कौन से, नागरिक सम्मेलन। ठीक है, मान लो कि एक कोई सांस्कृतिक इवेंट हो रहा है ऐसा, जिसके अंदर जापान के क्योटो शहर जो है उसके लोग आ रहे हैं अहमदाबाद के अंदर, तो ये क्या करते हैं, वहां के लोग जो हैं वो यहाँ के नागरिकों से मिलेंगे, या उनकी सभ्यता संस्कृति वगैरह जो है उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो जब ओनली नागरिक स्तर पर या सिविल स्तर पर जब कोई डिप्लोमेसी लागू की जाती है तो उसको अपने बोलते हैं 1.5 डिप्लोमेसी। अब इस 1.5 का ही अगला रूप है हमारे पास क्या, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। तो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट के लेवल पे भी बातचीत होती है, प्लस सिविल लेवल पर भी बातचीत होती है। ठीक है ना, यानी कि 2 देशों के शासन अध्यक्ष भी आपस में बात कर रहे हैं, प्लस वो जो शासन अध्यक्ष है वो अपनी जनता की तरफ से प्रतिनिधित्व करता हुआ वहां की जनता के साथ भी क्या करता है, संवाद करता है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से जो रोल रहता है वो शासन अध्यक्ष का गवर्नमेंट के प्रति भी रहता है और दूसरा सिविलियन के प्रति भी रहता है। तो जैसे कल मैं बता रहा था कि अगर भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं तो वो अपने आप में गवर्नमेंट की मुलाकात होगी, लेकिन उसके बाद में वो क्या कर रहे हैं, वहां पे रह रहे भारतीय लोग जो है उनको क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो एक बड़ा सा सम्मेलन बुला रहे हैं और उस सम्मेलन के अंदर भारतीय जो भी लोग हैं, वहां के पत्रकार हो सकते हैं, वहां के व्यापारी हो सकते हैं, वहां के कोई इंजीनियर्स हो सकते हैं, उनको क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। तो वहां भारतीय प्रधानमंत्री संबोधित नहीं कर रहे, बल्कि भारतीय नागरिक जो है वो अपने नागरिकों को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो जब ये दोनों एक साथ चलती है, जब ये दोनों एक साथ चलती है तो ऐसी जो डिप्लोमेसी होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी बोलते हैं। अपने क्या बोलते हैं, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। ठीक है, तो इस ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के अंदर
ये ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी के कई सारे एग्जाम्पल भारत ने पिछले कुछ टाइम में प्रस्तुत किए हैं, तो इनके बारे में कल भी मैं आपको बता रहा था। जैसे मेडिकल डिप्लोमेसी है, ठीक है, मेडिकल कूटनीति जो, तो अभी हमने कोविड-19 का जब दौर आया है ना, तो उस समय अलग अलग देशों के अंदर हमने फ्री में इंजेक्शंस भी भेजे, वहां के वैक्सीनेशन भी करवाया है ना, और भी बहुत सारी चीजें हमने की। तो वो सारी जो डिप्लोमेसी आती है वो अपने आप में क्या है, नागरिकों को लेके, किसको लेके, नागरिकों को लेके, तो वो डिप्लोमेसी मेडिकल डिप्लोमेसी है। ऐसे मैं बता रहा था प्रिवेंट डिप्लोमेसी जो होती है, संचार ट्रांसपोर्ट डिप्लोमेसी बोल सकते हैं अपने इसको, है ना। तो दो देशों के नागरिकों को आपस में जोड़ने के लिए कोई ट्रेन चला दी, कोई बस चला दी, है ना। तब इसके अंदर क्या है, दोनों देशों के नागरिक आपस में सफर करेंगे तो वो एक दूसरे के प्रति क्या होंगे, उनमें लगाव भी पैदा होगा, और वो एक दूसरे को जानेंगे, वहां के रीति रिवाज जो है उनको भी समझेंगे। तो ऐसी डिप्लोमेसी जो है वो मेनली अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे हमारे प्रधानमंत्री, और इससे पहले, ठीक है, तो उनके द्वारा ये डिप्लोमेसी जो है वो विशेष रूप से लागू की गई थी। तो कई सारी ट्रेन इनके द्वारा शुरू करवाई गई थी, समझौता एक्सप्रेस शुरू करवाई थी इन्होंने, ठीक है। एक समझौता एक्सप्रेस तो हमारी क्या थी, बस थी, और थार एक्सप्रेस हमारी क्या थी, एक ट्रेन थी, ठीक है। इसी प्रकार से अभी बांग्लादेश के बीच में और भारत के बीच में मैत्री एक्सप्रेस चलती है, जैसे, है ना, कोलकाता को ढाका से जोड़ने वाली। तो ये जो सारी अपनी चीजें कर रहे हैं, ये किसके वजह से कर रहे हैं, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के अंतर्गत कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कल्चरल, कोई अगर इवेंट हो रहा है कोई, तो वो भी अपने आप में क्या होता है, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के अंदर ही आता है, ठीक। फिर अपने देखा था, और अगर अपने देखें स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी होती है जैसे, ठीक है, कि उस देश के खिलाड़ी जो है वो हमारे देश में खेलने के लिए आ रहे हैं, या हमारे देश के खिलाड़ी जो है वो किसी दूसरे देश के अंदर खेलने जा रहे हैं, तो ये भी अपने आप में क्या, वहां के नागरिकों को आपस में जोड़ने वाली डिप्लोमेसी है, कहने का मतलब, ठीक है। तो इससे भी दोनों देशों के बीच आपसी संबंध जो है वो क्या होते हैं, थोड़े सुधरते हैं, है ना, बातचीत जो है वो थोड़ी क्या बढ़ती है, आगे बढ़ती है इन चीजों से। तो ये सारी चीजें जो है वो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के अंदर अपने शामिल करते हैं, ठीक है। तो ये अपने स्टार्टिंग की 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक। फर्स्ट जो थी हमारी गवर्नमेंट के बीच में हो रही थी, सरकारी कूटनीति के रूप में, जब इसके अंदर सिविलियन की भागीदारी भी बढ़ जाए साथ में, है ना, उनको भी संबोधन बढ़ जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये अपने 1.5 डिप्लोमेसी, है ना, तो इसको अपने सिविलियन डिप्लोमेसी बोल सकते हैं, है ना, कोई नागरिक सम्मेलन इस तरीके के करवाना। फिर जब ये दोनों चीजें एक साथ हो रही है, या गवर्नमेंट की तरफ से नागरिकों को आपस में जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, है ना, तो वो वाली जो डिप्लोमेसी होती है उसको अपने क्या बोल देते हैं, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी बोल देते हैं, ठीक। अब क्या है वर्तमान, इनके बारे में सीधा बस एक एक वर्ड में मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब किसी देश के व्यापार करने वाले जो लोग होते हैं या वाणिज्य में भाग लेने वाले जो लोग होते हैं, वो आपस में जब कोई सम्मेलन करते हैं या कोई मीटिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो डिप्लोमेसी होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी बोलते हैं, है? जैसे भारत में मान लो उद्योगों के लिए कोई संगठन है, मान लो CII जैसे अपना एक संगठन काम करता है ना, CII के नाम से। अब भारत के इस वाणिज्य उद्योग मंडल की बैठक अगर अमेरिका की किसी कंपनी या किसी वाणिज्य मंडल के साथ हो रही है, तो ये अपने आप में क्या होती है, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी होती है। तो व्यापार और वाणिज्य को लेकर ये डिप्लोमेसी होगी। फिर ट्रैक 4 डिप्लोमेसी जो होती है, इसको कल्चरल डिप्लोमेसी बोलते हैं वैसे तो अपने, ठीक है। इसमें भी सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव जो है दो शहरों के बीच में वो बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। 5वीं जो डिप्लोमेसी होती है ये मीडिया को लेकर होती है ना, एक देश के मीडिया चैनल के द्वारा दूसरे देश के मीडिया चैनल के साथ संवाद किया जाता है। अगर मान लो भारत के आज तक वाला चैनल अगर अमेरिका के किसी पत्रकार या किसी मीडिया चैनल के साथ टाई अप करता है या उनके प्रोग्राम्स अपने यहाँ दिखाता है और अपने प्रोग्राम अमेरिका में प्रदर्शित करता है, तो ये भी अपने आप में कूटनीति का एक क्या होती है, हिस्सा होती है, ठीक है। तो ट्रैक 5 डिप्लोमेसी मीडिया की होती है, ट्रैक 4 जो होती है ये भी सांस्कृतिक कल्चरल ही होती है, और ट्रैक 3 जो होता है ये व्यापार और वाणिज्य को लेकर होता है, ठीक है। अब वर्तमान जो हमारी सरकार है उसकी डिप्लोमेसी इन सब से अलग है बिल्कुल, ठीक है। तो वर्तमान सरकार के संबंध में 2 शब्द और काम में लिए जाते हैं डिप्लोमेसी वाले मामले में। वर्तमान सरकार की कूटनीति, तो यहां 2 शब्द पढ़ते हैं अपने, देखो आप। एक शब्द जो है उसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी के नाम से, फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी, और दूसरी जो डिप्लोमेसी है उसको बोलते हैं पैरा डिप्लोमेसी के नाम से। ये नए शब्द हैं जो अब से पहले डिप्लोमेसी में यूज नहीं आते थे। इसी गवर्नमेंट का मतलब 2014 से लेकर 2025 आज जो चल रहा है हमारा, इसके बीच में ये शब्द जो है वो डेवलप हुए। तो ये फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी जो है ये वर्ड देने वाली वैसे भारत की भूतपूर्व विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, उनके द्वारा ये वर्ड दिया गया था जब पहली गवर्नमेंट बनी थी हमारी, अब तो एक्सपायर हो गई है ना, तो उस समय उनके द्वारा
भारतीय विदेश नीति की जो डिप्लोमेसी है उसको संसद के अंदर एक नया नाम दिया गया था कि भारतीय विदेश नीति वर्तमान में पीछे की डिप्लोमेसी की तुलना में अब क्या हो गई है, फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी हो गई। अभी हम ट्रैक ही पढ़ रहे थे, 5 ट्रैक, लेकिन उन ट्रैक में सबसे क्या है, फास्ट टाइप की डिप्लोमेसी है। तो इसकी 3 विशेषताएं उन्होंने संसद के अंदर बताई कि वर्तमान जो सरकार है वो 3 चीजों को लेकर काम कर रही है। पहली चीज उन्होंने बताई प्रोएक्टिव, ठीक है। दूसरी चीज बताई उन्होंने स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तीसरी चीज उन्होंने बताई इमोशनल या भावात्मक, ठीक है, कल्चरल बोल सकते हैं। तो ये 3 डिप्लोमेसी का एक साथ क्या है, कॉम्बिनेशन है कहने का। प्रोएक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, सक्रिय। यानी कि भारतीय जो शासन अध्यक्ष है हमारा, गवर्नमेंट जो है हमारी, वो विदेश नीति को लेके क्या है, पहले से ही एक्टिव है ना। एक तो वो होता है, जैसे पहले से एक्टिव का मतलब मैं समझाता हूं। सपोज दैट हमारे अमेरिका, इजराइल के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आ रहे, ठीक है, या यूएसए के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आ रहे, और मोदी जी जाके एयरपोर्ट पे पहले खड़े हो जाते है ना, आधा घंटा उनका वेट करते। तो अब ऐसा नहीं है कि मोदी जी वहां गए हैं तो उनको सूचना नहीं है इस बात की, है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति को बाकायदा प्लेन के अंदर ये सूचना मिल जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति जो है वो एयरपोर्ट आ चुके हैं, या भारतीय प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे आपका वेट कर रहे हैं। अब कोई शासन अध्यक्ष अगर किसी दूसरे व्यक्ति का वेट कर रहा है ना, अब से पहले नहीं होता था। अब से पहले तो क्या होता था, प्रधानमंत्री जैसे अपनी प्रधानमंत्री आवास में बैठे या संसद में बैठे या कहीं भी पीएम ऑफिस में बैठे, दूसरा कोई भी शासन अध्यक्ष आ रहा है, वो एयरपोर्ट पे उसको लाने के लिए अधिकारी जा रहे हैं और वहां से लेके उसको संसद भवन पहुंच रहे हैं, या अपने कोई भी ऐसा इवेंट है वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन अब की बार क्या हो रहा था, मोदी जी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए वहां जा रहे हैं, है ना। उनको पता ही नहीं है कि मोदी जी जो है वो पाकिस्तान कब पहुंच गए, है ना, और वहां के प्रधानमंत्री जो है उनकी माँ के लिए शॉल लेके गए हैं। तो भारतीयों को पता नहीं है, ऑफ रूट, मतलब कहने का मतलब ऑफ रूट उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कि भारतीय विदेश मंत्रालय को भी पता नहीं है कि मोदी जी आज पाकिस्तान जाने वाले हैं, है ना। इसी प्रकार से मान लो जब भी कोई शासन अध्यक्ष आता है तो हाथ नहीं मिलाते, उनसे क्या मिलते हैं, गले मिलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, मतलब पहले की डिप्लोमेसी से बिल्कुल अलग है ना। तो इसको बोलते हैं अपने क्या, प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी। तो ये वाली जो सरकार है ये क्या कर रही है, सक्रिय डिप्लोमेसी को निभा रही है, पैसिव नहीं है, निष्क्रिय नहीं है। भी पहले तो ठीक है, आए, खाना वाना खाया, शाम को मुलाकात होगी, समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए, बात खत्म हुई। अब ऐसा नहीं है ना। अब अगर कोई भी अपना प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, कोई भी विदेश मंत्री विदेश दौरे पर जाता है ना, तो उसकी विशेष रूप से वहां के मीडिया में भी और अपने मीडिया के अंदर भी और अपने आम नागरिक जो है उनको भी इस बात का पता रहता है ना, कि आज क्या होने वाला है ना। आज मोदी जी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात करने वाले है ना, तो उसके बारे में क्या क्या निर्णय होंगे आज, तो सब लोग इसके बारे में जानते हैं। पहले ये सिस्टम नहीं होता था, ठीक। दूसरा, हमारी डिप्लोमेसी पहले की तुलना में क्या हुई है, स्ट्रांग भी हुई है। मतलब अब हम किसी देश के दबाव में आकर हमारी बात नहीं रखते हैं, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। हम ना अमेरिका के दबाव में है, न ही रशिया के दबाव में, न ही यूरोप के किसी देश के दबाव में। कैसे, मान लो यूएनओ के अंदर हमें हमारी बात रखनी है, और वो बात भारत के यूएनओ के प्रतिनिधि द्वारा आतंकवाद पर रखी जा रही है, और हमें पता है कि अमेरिका हमारा अच्छा दोस्त है, लेकिन बावजूद उसके वो आतंकवाद पे खुल के नहीं बोल रहा है यूएनओ के अंदर। तो हमारा विदेश मंत्री या हमारा प्रतिनिधि खड़ा होकर यूएसए को ललकार सकता है ना। और हुआ भी है पिछले दिनों, यूएनओ के अंदर जब भाषण दिया गया तो यूएसए के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति जो है उनको संबोधित करते हुए कहा गया था कि आतंकवाद ना अच्छा होता है ना बुरा होता है ना, ये हमेशा ही क्या होता है, बुरा होता है। इसलिए ये बुराई जो है इसको क्या करे, अमेरिका भी इसको समाप्त करने में हमारा सहयोग करे, है ना। ऐसे अमेरिकी पत्रकार जब मोदी जी का इंटरव्यू ले रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर, है ना, तो मोदी जी खुल के देशों के ऊपर जो बात है उसको रख रहे हैं कि ये देश हमारा साथ दे रहे हैं, ये देश हमारा साथ है नहीं दे रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारी जो डिप्लोमेसी पहले की तुलना में थी वो अब क्या हुई है, थोड़ी मजबूत हुई है, स्ट्रांग हुई है। और तीसरा ये वाली है ना, इमोशनल या भावात्मक जो डिप्लोमेसी है, इसका फैक्टर बड़ा है हमारे, है ना। जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि विश्व स्तर के ऊपर जैसे हमने कल्चरल इवेंट्स के अंदर जैसे योगा दिवस घोषित करवाया है ना, महात्मा गांधी के जन्म दिवस जो है उसको वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे के रूप में घोषित करवाया, विश्व हिंसा दिवस के रूप में घोषित करवाया। कहने का मतलब हमारी जो मूल्य है या हमारी जो संस्कृति है उसको वैश्विक स्तर पर भी क्या मिल रही है, मान्यता मिल रही है। तो ये भी हमारा एक तरीके से इमोशनल या कल्चरल या आध्यात्मिक जो हमारी डिप्लोमेसी है वो उसका पक्ष जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। तो ये तीनों चीजें अपने आप में क्या बनाती है, फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी बनाती है। तो इसमें हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी में कौन सा एक पक्ष शामिल नहीं है ना, तो उसमें आ जाए ऐसा प्रोएक्टिव, स्ट्रॉन्ग, और एक ये कल्चरल या इमोशनल, और एक कोई और पक्ष दे दे चौथा। तो फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी के लिए 3 शब्द काम मिले जाते हैं, प्रोएक्टिव, स्ट्रॉन्ग और इमोशनल, ठीक है। अब बात करते हैं अपने, ये एक वर्ड और है पैरा डिप्लोमेसी के नाम से। अभी पैरा डिप्लोमेसी क्या होती है, ये होती तो कल्चरल डिप्लोमेसी है,
लेकिन उसका थोड़ा सा अलग रूट होता है। ये कैसे? इसमें दो देशों के शहरों को आपस में जोड़कर जुड़वां शहर घोषित किया जाता है। जुड़वां शहर घोषित किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने कहीं दूर किसी सिटी के अंदर गए, जैसे बेंगलोर गए मान लो, और उसमें अपने को हनुमानगढ़ का कोई आदमी मिल गया, ठीक है, तो अपने ये सोचते हैं अरे ये तो अपने इलाके का आदमी है ना। ऐसे ही मान लो कि कोई दो शहर है, मान लो जापान के क्योटो शहर को दोनों शासन अध्यक्ष ने मिलकर बनारस से जोड़ दिया, तब क्योटो वाले जो लोग हैं ना, उनका ऑटोमेटिकली एक जुड़ाव हो गया कि भारत में हमारा एक शहर है बनारस, तो वो जब काशी आएंगे या बनारस आएंगे तो उनको अपनेपन वाली फीलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे दोनों को क्या कर दिया गया? जुड़वां शहर घोषित कर दिया गया, है ना। ऐसे मान लो चीन का शहर है शंघाई, उसको भारत के मुंबई से जोड़ दिया उन्होंने मान लो, तो अब शंघाई वाले लोग जब मुंबई आएंगे तो उनको ये लगेगा कि हम अपने सिटी के अंदर आए, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो वहां का एक शहर है ग्वांगजू, उस ग्वांगजू को अगर अहमदाबाद से जोड़ दिया हमने, तो अब ये दोनों सिटी जो है वो ट्विन सिटी बन गई, कहने का मतलब। तो ये एक नया ट्रेंड चला है ना। न्यूज़पेपर में और में जब भी आप क्रोनोलॉजी वगैरह करंट वगैरह कुछ पढ़ते हो तो उसमें ऐसे वर्ड आते हैं कि भारत के अहमदाबाद शहर जो है उसको ग्वांगजू की ट्विन सिटी घोषित किया गया। तो ये क्या हो रहा है? पैरा डिप्लोमेसी के अंतर्गत हो रहा है कि दो शहर जो है उनको आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? अपने कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये उदाहरण जितने भी अपने को मिलेंगे ये सारे किसके मिलेंगे? पैरा डिप्लोमेसी के मिलेंगे। तो ये दो नए प्रकार की डिप्लोमेसी अपने वर्तमान गवर्नमेंट में देखते हैं, फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी और दूसरी कौन सी है? पैरा डिप्लोमेसी के नाम से, ठीक है। इससे पहले पुराने वाली जो चलती है हमारी वो तो है ना, ट्रैक फर्स्ट डिप्लोमेसी, ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी और ट्रैक सेकंड डिप्लोमेसी। इस ट्रैक सेकंड डिप्लोमेसी में क्या हो रहा है? गवर्नमेंट प्लस नागरिक जो है, ठीक है, उनके द्वारा साझा मतलब प्रयास किया जा रहा है। और इसके अंदर क्या होता है? केवल नागरिक जो होते हैं उन्हीं की एक्टिवनेस देखने को मिलती है, नागरिक सम्मेलन वगैरह का आयोजित करवाना, ये वाला। इसी का अगला जो रूप है वो हमारा ट्रैक सेकंड डिप्लोमेसी का, ठीक है। जैसे ये मोदी जी पिछले टाइम में कुछ टाइम में जिन विदेशों में गए हैं वहां पे भारतीयों को उन्होंने क्या किया? संबोधित किया, है ना। तो ये एक तरीके से भारत के प्रति उस देश के विश्वास को प्रदर्शित करते हैं, है ना। 40% जब इंजीनियर्स अमेरिका के गूगल के आके और गूगल हेडक्वार्टर में मोदी से मिलते हैं, है ना, तो निश्चित रूप से अमेरिका को यह एहसास होता है कि भारतीयों की भागीदारी हमारे टेक्नोलॉजी के मामले में कितनी है, ठीक है। डॉक्टर्स की टीम जो है उसके अंदर कितने भारतीय डॉक्टर बैठते हैं, है ना, तो उससे फर्क पड़ता है देश के ऊपर कि वो जब अपने देश के साथ व्यवहार करेगा संबंधों को लेकर तो थोड़ा सोच समझ के करेगा, ठीक है ना। तो ये अपना एक वर्ड जो चलता है ये किसके रूप में चलता है? डिप्लोमेसी के रूप में चलता है, यानी कि संवादहीनता नहीं आने देनी है। अगर कोई ऐसी लड़ाई भी हो गई है, कोई ऐसा समझौता भी करना चाह रहे हैं तो उसको अपने क्या है? एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ देंगे ताकि आगे कभी भी ऐसा हो तो अपने उस मुद्दे के ऊपर बातचीत कर सके, ठीक है। चलो, तो ये अपना डिप्लोमेसी वाला पार्ट जो है ये भी पूरा होता है। अब अपने बात करते हैं भारतीय विदेश नीति के चरण के ऊपर, है ना। स्टेप्स कौन कौन से रहे हैं भारतीय विदेश नीति के, तो इसको थोड़ा सा ठीक से समझना। वैसे तो क्या है, ये चरण जो है ना वो सिलेबस में तो हमने नहीं दिए हुए हैं, ओनली नेहरू जी का योगदान दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अपने इनको सबको करेंगे। कारण है इसका क्योंकि भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत जो है ना उसके अंदर ओवरऑल सारी बातें आ जाती है कि कौन से प्रधानमंत्री ने कौन सा नया सिद्धांत अपनाया था भारतीय विदेश नीति के संबंध में। तो उनके अंदर बहुत डिटेल में जाके नहीं है, लेकिन मेन जो विदेश नीति का सिद्धांत था वो अपने को इसमें थोड़ा देखना है। तो देखो, भारतीय विदेश नीति के चरणों को अपने दो चरणों में बांट सकते हैं। वैसे एक वो दौर था जब हमारे विश्व के अंदर शीत युद्ध चला करता था, ठीक है। तो ये तो शीत युद्ध कालीन विदेश नीति हमारी कैसी थी उसके ऊपर बात करेंगे अपने। और एक जब शीत युद्ध समाप्त हो गया था, ठीक है, तो उत्तर शीतकालीन युद्ध नीति हमारी उत्तर शीतकालीन विदेश नीति हमारी कैसी थी उसके ऊपर बात करेंगे। ये दो प्रकार के चरण हमारे इसके अंदर, ठीक। शीत युद्ध से मतलब आप समझते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था 1945 के अंदर, उस समय हमारा जो ये पूरी पृथ्वी या ये पूरा विश्व जो है ये दो ध्रुवों के अंदर डिवाइड हो गया, है ना। एक का नेतृत्व जो है वो यूएसएसआर कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व जो है वो क्या कर रहा था? यूएसए कर रहा था, ठीक है। इससे पहले, है ना, विश्व की दो महाशक्तियां और ही हुआ करती थी, ब्रिटेन और फ्रांस के रूप में, ठीक है। वो तो अब दोनों ही नहीं रही, ब्रिटेन भी नहीं रहा और फ्रांस भी नहीं रहा। तो दो नई शक्तियों का उदय हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। और इन दोनों के बीच में आपस में जो वैचारिक लड़ाई चल रही थी, है ना, युद्ध नहीं था, ये युद्ध नाम दे रहे हैं लेकिन ये वास्तव में क्या थी? विचारधारा की लड़ाई थी। ये एक तरीके से अपने आप को साम्यवादी विचारधारा के देश मानते थे, यानी कि जितने भी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो सरकार के हाथ में होनी चाहिए, निजी क्षेत्र के पास कुछ नहीं होना चाहिए, ताकि समाज के अंदर समानता लाई जा सके,
और दूसरी तरफ अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी विचारधारा जन्म ले रही थी, जिसमें सब कुछ ही प्राइवेट हाथों में था, है ना। सरकार केवल और केवल नियंत्रण का या प्रबंधन का काम करेगी, बाकी काम सारा, उत्पादन सारा कौन देखेंगे? प्राइवेट सेक्टर के लोग देखेंगे। तो ये लोग क्या कर रहे थे? गुट बना रखे थे इन्होंने दो, एक अमेरिकी गुट था और एक क्या था? यूएसएसआर गुट था, सोवियत संघ जिसको अपने बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच वाली ये जो लड़ाई थी ये 1990 तक चली। 1991 में आकर के यूएसएसआर जो था वो विघटित हो जाता है या उसका डिसोल्यूशन हो जाता है और उससे कई सारे स्वतंत्र देश बन जाते हैं। तो ये जो शीत युद्ध का दौर था ये 1945-46 से लेकर के 1991 के बीच में था। तो इस समय भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनके द्वारा जो विदेश नीति अपनाई गई थी उसको अपने क्या बोलते हैं? शीत युद्धकालीन विदेश नीति बोलते हैं। तो इस विदेश नीति की शुरुआत अपने 1946 से लेकर 1991 के बीच में मानते हैं। अब आप सोचोगे यहाँ तो देश को आजादी भी नहीं मिली थी, लेकिन 1946 में चुनाव हो जाते हैं और हमारे देश में अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। किसका? अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। और ये अंतरिम सरकार जो है उसने उसी तरीके से काम करना शुरू कर दिया था जैसे एक मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। और ब्रिटेन ने भी उनको स्वतंत्रता दे दी थी कि अब आप जानो और आपका काम जाने। इसका अध्यक्ष जरूर उस समय वायसराय हुआ करता था, लेकिन जो मेन जो डिपार्टमेंट्स थे वो सारे के सारे किसके पास थे? भारतीयों के पास थे। तो उस समय भी विदेश मंत्रालय या प्रधानमंत्री वाला जो चार्ज था वो जवाहरलाल नेहरू के पास ही था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू 1946 से ही भारतीय विदेश नीति जो है उसके ड्राफ्ट मैन या उसके प्रारूपकार के रूप में रहे थे, ठीक है। तो 1991 तक ये चला और 1991 के बाद वर्तमान तक जो विदेश नीति हमारी चल रही है वो एक तरीके से क्या है? उत्तर शीत युद्धकालीन फॉरेन पॉलिसी है हमारी, ठीक है। अब इन दोनों चरणों के अंदर हो क्या रहा था एक्चुअल में, कौन से प्रधानमंत्री आ रहे थे और उनके क्या विदेश नीति रह रही थी, उसके ऊपर अपने बात करते हैं। देखो यहां देखो शीत युद्धकालीन जो नीति थी हमारी उसको अपने दो भागों में बांट सकते हैं। देखो आप देखो इस एक चरण जो है इसके अंदर वो अपने बोल सकते हैं नेहरू युग के नाम से, ठीक है। मेनली सिलेबस में तो हमारे यही लिखा हुआ है नेहरू युग के नाम से। और एक नेहरू जी की मृत्यु के बाद में जो युग चला उसको अपने उत्तर नेहरू युग के नाम से बोल सकते हैं, पोस्ट नेहरू एरा के नाम से बोल सकते हैं अपने, ठीक है। एक तो नेहरू एरा है और दूसरा पोस्ट नेहरू एरा है। तो 1946 से लेकर, ठीक है, 1964 के बीच में लगभग 18 साल तक ये जो विदेश नीति हमारी रही, इसके शेप जो बनाई थी या इसकी आकृति जो बनाई थी वो किसने बनाई थी? नेहरू जी ने बनाई थी। तो ये नेहरू युग के नाम से था। और नेहरू जी की मृत्यु के बाद में 1964 से लेकर, है ना, या इसको अपने यहां तक कर लेते हैं 1964 से 1967 तक की बोल देते हैं अपने इसको, ठीक है, यहां तक। क्योंकि इनके बाद में जो प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, तो वो भी एज इट किस नीति के ऊपर चल रहे थे? नेहरू वाली जो नीति थी उसी के ऊपर चल रहे थे। हालांकि जब स्टार्टिंग में इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री बनी थी तो उनकी नीति जो है वो भी कंप्लीटली नेहरू की ही थी, लेकिन 71 में आकर के उन्होंने अपनी विदेश नीति जो है उसको बिल्कुल रिवर्ट कर दिया था। जो पहले चलती आ रही नीति थी उसको बिल्कुल बदल दिया था। तो ये एक तरीके से 1967 बोल दो या 1971 बोल दो, वहां से लेकर 1980 तक मान लो, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड था हमारा ये उत्तर नेहरू युग वाला था। और इसके बाद आगे वाला जो स्टेप था हमारा उसको अपने बोलते हैं राजनीतिक अस्थायित्व का दौर, हमारा राजनीतिक अस्थायित्व का दौर, ठीक है। यहां उठा पटक खूब हो रही थी। तो 1980 से लेकर के और 1991 के बीच में, है ना, यहां जो विदेश नीति हमारी रही थी वो थोड़ी सी राजनीतिक अस्थायित्व वाली थी, ठीक है। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है, आगे राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है ना। तो ये वाला जो दौर था अपना वो राजनीतिक अस्थायित्व का दौर था। तो कहने का मतलब अपने इसको तीन पार्ट में बांट सकते हैं। एक नेहरू युग के रूप में पढ़ सकते हैं, यहां जो पढ़ेंगे अपने वो इंदिरा युग के रूप में आएगी, ठीक है। यहां जो विदेश नीति है हमारी वो किसके रूप में? इंदिरा युग के रूप में। फिर इसके भी अपने दो पार्ट पढ़ सकते हैं। एक पार्ट था हमारा 1991 से लेकर 2001 के बीच में, या 2000 तक मान लो आप, सन 1991 से 2000। इस समय क्या हो रहा था? भारत में एक नई ही विचारधारा जन्म ले रही थी जिसको अपने आर्थिक सुधार बोलते हैं, एलपीजी नीति बोलते हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की नीति अपना रहे थे आर्थिक मामलों में। तो ये जो वैश्वीकरण की नीति आई इसकी वजह से ये वाला जो टाइम था हमारा इसको अपने बोलते हैं भूमंडलीकरण का प्रथम दशक। भूमंडलीकरण का प्रथम दशक यानी कि प्रथम 10 साल जो थे किसके? ग्लोबलाइजेशन के। वो जो टाइम था हमारा उसमें विदेश नीति हमारी कैसी रहती? तो हम दूसरे विश्व के दूसरे देशों के साथ जुड़ रहे थे। कहने का मतलब ये, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? हमारे देश को किसी दूसरे देशों के साथ जोड़ना। तो विदेश नीति तो वास्तव में यहीं से शुरू हो रही थी, है ना, जब हमारी भागीदारी विश्व के दूसरे देशों के साथ होने जा रही थी। और उसके बाद में सन 2001 से लेकर के, है ना, और आज तक का जो टाइम चल रहा है हमारा
ये एक तरीके से उत्तर भूमंडलीकरण का दौर बोल सकते हैं अपने इसको, उत्तर भूमंडलीकरण का दौर। ठीक, तो ये हमारी विदेश नीति के स्टेप्स हैं कि कैसे हमारी विदेश नीति जो है वो स्टार्टिंग से लेकर वर्तमान तक आगे बढ़ी है। ठीक है, अब अपने वन बाय वन करके इनके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, नेहरू युग के बातें मुख्य रूप से क्या थी, उत्तर नेहरू युग में क्या हो रहा था, है ना, और ये वाला जो राजनीतिक अस्थायित्व वाला दौर था इसके अंदर मुख्य रूप से कौन सी घटनाएं हो रही थी। ठीक, अब वन बाय वन करके थोड़ा सा अपने इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो पहले तो मैं ओनली आपको इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, है ना, फिर डिटेल में तो आगे बात करेंगे अपने इनके बारे में। देखो सबसे पहले अपने नेहरू युग की अगर अपने बात करें, नेहरू युग, ठीक है, तो इस समय हमारे देश की विदेश नीति के अकॉर्डिंग क्या मुख्य बातें हो रही थी उनके बारे में मैं सिर्फ आपको एक बार नाम बता देता हूं। देखो इस समय एक तो एशिया और अफ्रीका जो देश थे, एशिया अफ्रीका देश, वो नए नए स्वतंत्र हुए थे, तो उनके सम्मेलन आयोजित करवाना शुरू किए थे। ठीक है, जिनको अपने एशिया अफ्रीका सम्मेलन या एशिया अफ्रो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो ये सम्मेलन हुए, ये नेहरू जी के द्वारा ही शुरू करवाए गए थे। दूसरी आगे हम बात करेंगे, इन्हीं एशिया अफ्रीका सम्मेलनों के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति की एक विशेषता थी, एक सिद्धांत था जिसको अपने गुट निरपेक्षता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुट निरपेक्षता। और उसी गुट निरपेक्षता को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलवाई थी किसने? नेहरू जी ने। और 1955 के आसपास एक नया आंदोलन खड़ा होता है जिसको अपने गुट निरपेक्ष आंदोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन, है ना। तो गुट निरपेक्षता हमारी विदेश नीति का एक सिद्धांत भी है और हमारी विदेश नीति की एक विशेषता भी है। उसी विशेषता को वर्ल्ड लेवल के ऊपर मान्यता दी जा रही है, किसके रूप में? नेम के रूप में, NAM, है ना, नॉन अलाइन मूवमेंट बोलते हैं अपने इसको, गुट निरपेक्ष आंदोलन बोलते हैं अपने इसको। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे अपने। फिर थर्ड नंबर पे नेहरू जी के द्वारा एक और सिद्धांत लागू किया जा रहा था भारत की विदेश नीति के संबंध में, जिसको अपने क्या बोलते हैं? पंचशील सिद्धांत बोलते हैं। तो ये पंचशील सिद्धांत जो था ये भी उसी समय लागू किया जा रहा था। और देखो गोवा पर अधिकार हो रहा था, ठीक है, फ्रांसीसी जो थे उनकी जितनी भी कंपनीज थी उनको वहां से हटाया जा रहा है ना, और विदेश संबंधों में समझौते किए जा रहे हैं, गोवा पर अधिकार हुआ। इसी प्रकार से सिंधु नदी को लेकर के सिंधु जल समझौता 1960 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ हमारा होता है। तो सिंधु जल समझौता भी इसी कड़ी का एक हिस्सा था। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें थी ये भारतीय विदेश नीति में किसके टाइम में हो रही थी? नेहरू जी के टाइम में हो रही थी। ठीक है, और इसके अलावा हम निशस्त्रीकरण के ऊपर बल दे रहे थे। ठीक है, निशस्त्रीकरण के ऊपर, साम्राज्यवाद, ठीक है, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद, ठीक है, नस्लवाद, इन सब का हम क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। इन सब का क्या कर रहे थे? विरोध। तो भारतीय विदेश नीति शुरुआती जो दौर था हमारा ये वाला नेहरू युग वाला, इस नेहरू युग वाले दौर को हम वास्तव में कल भी मैंने आपको बताया था, इसके लिए जो हम शब्द काम में ले रहे थे वो थे हमारा आदर्शवादी युग के नाम से। तो आपसे पूछ ले कि भारतीय विदेश नीति का कौन सा काल आदर्शवादी चरण के नाम से जाना जाता है, तो ये नेहरू युग ही था, है ना। और इसमें मेनली 1964 तक का इस समय अपने अगर ऑप्शन के तौर पर देखें तो अपने को मिलेगा। ठीक है, 1947 से लेकर 1964 तक। ठीक है, तो नेहरू जी खुद इन 17 सालों में भारत के विदेश मंत्री भी रहे थे, है ना, सबसे लंबे कार्यकाल वाले विदेश मंत्री के रूप में जाना जाता है। तो 17 वर्षों तक इन्होंने विदेश मंत्री का पद भी संभाला था। ठीक है, और देश के प्रधानमंत्री तो थे ही थे और साथ ही कौन क्या काम कर रहे थे? विदेश मंत्री के रूप में भी काम कर रहे थे। ठीक है, तो कहने का मतलब भारतीय विदेश नीति का योजनाकार बोल दो आप, ठीक है, या भारतीय विदेश नीति का प्रारूपकार बोल दो आप, ड्राफ्टमैन बोल दो, तो वो हम किसको बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू को बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभाव जो शुरुआती दौर में था वो नेहरू का ही था। ठीक, इसके बाद में प्रधानमंत्री जो बने लाल बहादुर शास्त्री, तो वो भी सेम इसी नीति के ऊपर काम करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, लेकिन जब 1965 में हमारा युद्ध हुआ, ठीक है, और उस युद्ध के बाद में हमने समझौता वाली नीति अपनाई, है ना, आदर्शवादी नीति अपनाई कि हम मध्यस्थता करके और विवाद का क्या करेंगे? निपटारा करेंगे, है ना। तो वो मध्यस्थता करवाने के लिए हमने एक समझौता किया जिसको अपने क्या बोलते हैं? ताशकंद समझौता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताशकंद समझौता। तो ये ताशकंद समझौता हो रहा था 1965 में, ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में। ठीक, तो ये तो अपनी शुरुआती विदेश नीति जो है उसके मेन चरण थे हमारे साथ। ठीक, इसके बाद में इंदिरा युग की शुरुआत होती है। ठीक है, अब इंदिरा युग में कौन कौन सी घटनाएं हो रही थी उनकी अपने बात करते हैं। इंदिरा युग, तो इस इंदिरा युग का वास्तव में टाइम अगर अपने देखें तो वो 1971 से लेकर 1984 के बीच में था, ये था। ठीक है,
वैसे तो इंदिरा गांधी क्या है 1967 में प्रधानमंत्री बन जाती, लेकिन शुरुआत वाले वो जो 4 साल थे वो तो पूरा का पूरा जैसे पिताजी चलाते थे इनके जवाहरलाल नेहरू, और जो सिंडिकेट कहता था सेम उसी नीति से ये चल रही थी। लेकिन 71 में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है। एक तो क्या होता है कि वो सिंडिकेट ग्रुप जो था उसने क्या किया, कांग्रेस को हाईजेक करने का प्रयास किया, तो कांग्रेस में विभाजन हो गया था 1969 में, मैंने आपको बताया था, है ना। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आर जो है उसका गठन हो गया था, ठीक है। तो वहां से क्या है, इंदिरा गांधी जो उसने अपनी विदेश नीति बदलनी शुरू की, और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक घटना भी काम कर गई जिसके बारे में आप सब जानते हैं, है ना। 1971 के अंदर क्या हो रहा था, पाकिस्तान के अंदर चुनाव आयोजित होते हैं, है ना, और उन चुनावों के अंदर पाकिस्तान के उस समय 2 हिस्से थे हमारे पास, एक पश्चिमी पाकिस्तान था और एक हमारे पास ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था, ठीक है। तो पूर्वी पाकिस्तान में उस समय मुजीबर रहमान जो थे नेता थे वहां के, उनके नेतृत्व में जो अवामी लीग, जिसके अभी सरकार थी पीछे, है ना, जिनको शेख हसीना को हटाया गया था, तो उन अवामी लीग जो थी वहां की पार्टी, उसके द्वारा बहुतायत में सीटें जीती जाती, है ना, और वो चाह रहे थे कि अगला प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान का वो हमारी तरफ से बना दे। तो पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहता था कि पूर्वी पाकिस्तान से कोई प्रधानमंत्री हमारे देश का शासन चलाए, है ना। तो उन्होंने वहां पे क्या है, दंगे करने शुरू किए और उसका आरोप लगाया भारतीयों पे कि भारत जो है वो बांग्लादेश के ये पूर्वी पाकिस्तान जो है उसमें क्या करवा रहा है, दंगे करवा रहा है। और इस बात को लेकर लगभग 1 साल बीतता है, बहुत सारे पाकिस्तानी शरणार्थी जो है वो अपने देश के अंदर घुसने शुरू हो जाते हैं, और 1971 के अंदर, ठीक है, इंदिरा गांधी ने डिसीजन ले लिया था कि हम जितने भी शरणार्थी हैं उनको सुरक्षा देंगे, है ना, और पाकिस्तान अगर इसके ऊपर अत्याचार करेगा तो हम सामने से उसका जवाब देंगे। तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध लड़ा जाता है, और इस युद्ध के बाद में बांग्लादेश नाम का एक नया राष्ट्र जो है वो उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये बात इतनी आसान थी नहीं जितनी हमें दिख रही है। इसके समय में क्या है, पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बना हुआ था यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ, है ना। तो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक अलायंस जो था, रणनीतिक जो गठबंधन बना हुआ था, वो किसके साथ, अमेरिका के साथ बना हुआ था। तो पाकिस्तान के साथ युद्ध होने का मतलब यूएसए के साथ युद्ध, और यूएसए के साथ उस समय पाकिस्तान के साथ एक और दूसरा बड़ा देश खड़ा था, वो कौन था, चीन था, ठीक है। तो चीन, यूएसए और पाकिस्तान, अगर ये तीनों भारत के साथ युद्ध लड़ते तो फिर हमारी हालत खराब हो सकती थी। तो भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत इंदिरा गांधी ने एक नई ही विदेश नीति इस समय डेवलप की, और उन्होंने 1971 के अंदर भारत सोवियत संघ मैत्री संधि की, भारत सोवियत संघ मैत्री संधि, फ्रेंडशिप ये की उन्होंने, ठीक है, भारत सोवियत संघ मैत्री संधि के नाम से। तो इसमें क्या है, जो रशिया जो देश था, रूस जो था, उसके साथ वहां जाती है इंदिरा गांधी, रशिया के अंदर जाके, और वहां के प्रधान राष्ट्रपति जो थे उनके साथ क्या करती है, संधि करती है। तो अब अमेरिका की, जब ये सोवियत संघ के साथ भारत की संधि हो जाती है तो अमेरिका जो है वो पीछे हट जाता है, ठीक है, क्योंकि शीत युद्ध का दौर था, और वैसे ही रशिया जो है उस समय ज्यादा पावरफुल था किसकी तुलना में, अमेरिका की तुलना में, ठीक है। तो यूएसए कभी नहीं चाहता था कि डायरेक्टली आके और मैदान के अंदर युद्ध लड़ा जाए। तो इस संधि के बाद में भारतीय विदेश नीति जो अब तक गुटनिरपेक्षता के आधार पर चल रही थी, है ना, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन में बताऊंगा मैं आपको पूरा, गुटनिरपेक्षता के आधार पर चल रही थी कि हम किसी भी देश के साथ सैन्य संधि नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन बावजूद भी उसके हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए, हमारे देश की विदेश नीति को देखते हुए इंदिरा गांधी के द्वारा यह संधि की गई थी, ठीक है। हालांकि आरोप भी लगे थे विपक्ष द्वारा कि गुटनिरपेक्षता जो है उसको तोड़ा गया है, उसके सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है, लेकिन बावजूद उसके ये घटना हो जाती है, ठीक है। फिर इंदिरा गांधी के द्वारा 1974 के अंदर भारत में परमाणु परीक्षण करवाए जाते हैं भारत के, है ना, और भारत ने एहसास दिला दिया था कि हम परमाणु शक्ति राष्ट्र भी हैं, संपन्न राष्ट्र भी है ना। तो अमेरिका वगैरह के द्वारा बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे भारत के ऊपर, तो वो भी भारतीय विदेश नीति के अंदर एक मतलब अकेले रहकर चलने वाला युग था, ये कहने का मतलब। तो ये जो स्टेप थे इंदिरा युग के अंदर, फिर आपातकाल लगा दिया, है ना, और आपातकाल लगने के बाद में क्या हुआ, 1977 के अंदर, है ना, सरकार बदल जाती है इंदिरा गांधी की। तो 1977 से लेकर 80 के बीच में जनता पार्टी की सरकार रहती है, किसकी, जनता पार्टी की। और जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व करने वाले जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। और इस समय विदेश मंत्री के रूप में जो व्यक्ति है वो है अटल बिहारी वाजपेयी। विदेश मंत्री हमारे कौन थे उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी। तो उन्होंने ये वाली जो संधि थी, है ना, इसको बदला, और उन्होंने कहा कि हम वापस गुटनिरपेक्षता को लेके आएंगे। तो इन्होंने एक नया ही नारा दे दिया, असली गुटनिरपेक्षता का। किसका, असली गुटनिरपेक्षता। ये सारे मैं बातें आपको आगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ इसके स्टेप बता रहा हूं आपको, कैसे कैसे ये नीति हमारी आगे बढ़ी है। तो पहले गुटनिरपेक्षता चलती थी,
उस गुटनिरपेक्षता से थोड़ा सा डाइवर्जन आया किसके टाइम में, इंदिरा गांधी के समय में। फिर उसी गुटनिरपेक्षता को वापस स्थापित करने का काम कर रहे हैं असली गुटनिरपेक्षता के नाम से, शुद्ध गुटनिरपेक्षता, वास्तविक गुटनिरपेक्षता के नाम से। तो वो टाइम पीरियड था हमारा जनता पार्टी सरकार वाला 1977 से 80 वाला टाइम। ठीक, अब 80 के अंदर फिर से गवर्नमेंट बदलती है ना, और इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनती है। और इनके समय में 1982 के अंदर, ठीक है, भारत में 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन आयोजित होता है। ठीक है, 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो था वो भारत में आयोजित होता है। तो इंदिरा गांधी के टाइम की एक घटना ये भी है कि 7वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो यहाँ भारत के अंदर आयोजित हो रहा था। ठीक है, तो ये सारा जो टाइम पीरियड चला था ये इंदिरा युग के नाम से इसको अपने जानते हैं। ठीक है, जिसके 3 महत्वपूर्ण घटनाएं अपने देख रहे हैं, है ना। एक तो ये वाली कि भारत सोवियत संघ के बीच में संधि वाली, है ना। दूसरी ये परमाणु परीक्षण वाली, है ना। और तीसरी घटना ये वाली 7वां जो नाम सम्मेलन था वो भारत में आयोजित हो रहा है। इसके बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं राजीव युग के बारे में, तो इनके काल में और तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। 1985 के अंदर एक संगठन गठित किया जाता है जिसका नाम था सार्क के नाम से। ठीक है, सार्क की स्थापना। तो इसके अंदर सदस्य देश के रूप में ये 7 जो एशियाई देश थे, हमारे दक्षिण एशियाई देश, भारत के पड़ोसी जो देश थे, उनके द्वारा बनाया हुआ एक संगठन है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे अपने, थोड़ी मेन सी जो बातें कि कब बना था, कौन इसके कब इसके सम्मेलन वगैरह हुए हैं, तो इनके बारे में। तो 1985 के अंदर राजीव गांधी के समय में सार्क की स्थापना होती है। ठीक है, तो इनके काल की घटना तो मुख्य रूप से यही थी अपने पास। ठीक है, इसके बाद में आगे चलें अपने, तो अब अपने पास भूमंडलीकरण का दौर आ रहा है। ठीक है, शुरू हो रहा है। तो 1991 से लेकर सन 2000 के बीच का जो हमारा टाइम पीरियड था, इस समय भारतीय विदेश नीति के अंदर भूमंडलीकरण एंट्री कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने एलपीजी नीति को लागू किया, कब, 1991। ठीक है, 1991 के अंदर। फिर हमने 1992 के अंदर एक सिद्धांत लागू किया लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से। ठीक है, सॉरी, लुक ईस्ट पॉलिसी के, चलो इसके आगे बात करेंगे अपने। आसियान देश जो थे उनके साथ हमारे संबंध जो है उनकी शुरुआत होती है, संबंधों की शुरुआत। ठीक है, आगे देखेंगे अपने इसको। फिर 1996 के अंदर हमने एक सिद्धांत लागू किया जिसका नाम था गुजराल सिद्धांत के नाम से, ना, गुजराल सिद्धांत के नाम से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ठीक, और इसके बाद में 1998 के अंदर हमने भारत का सेकंड परमाणु परीक्षण किया। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। तो ये भी भारतीय विदेश नीति में गुजराल सिद्धांत के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है ना। ऐसे समय के अंदर यहाँ पर हम एक नीति और अपना रहे थे जिसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से। कौन सी नीति? लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति, पूर्व की ओर देखो नीति। ठीक है, तो इस नीति का भी भारतीय विदेश नीति में रोल था। ठीक, तो ये जो टाइम हम पढ़ेंगे ये 1991 से 2000 का, जिसमें दो मेनली ये बातें हम पढ़ेंगे, गुजराल सिद्धांत के रूप में, है ना, और एक अपने पास पूर्व की ओर देखो नीति वाला जो सिद्धांत था। ठीक, इसके बाद में वर्तमान युग में जब हम बात करेंगे तो सारी वर्तमान विदेश नीति की बातें करेंगे टोटली। तो वर्तमान के संदर्भ में तो इस समय शुरुआत में हमने दो नीतियां अपनाई थी, एक तो लुक वेस्ट पॉलिसी के नाम से, पश्चिम की ओर देखो नीति, और एक हमने अपनाई थी सेंट्रल एशिया कनेक्ट नीति के नाम से, कनेक्ट नीति। ठीक है, ये दोनों ही मनमोहन सिंह जी की देन थी शुरुआत में, 2004 वाली जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसके अंदर। और इसके बाद 2012 में हमने यहाँ एक सिद्धांत अपनाया जिसका नाम था कृष्णा डॉक्ट्रिन के नाम से, कृष्णा सिद्धांत के नाम से। तो भारतीय विदेश नीति में 2012 के सिद्धांत ये थे। इसके बाद जो टाइम शुरू हुआ वो नरेंद्र मोदी सरकार का शुरू हुआ। तो सबसे पहले हमने पड़ोस पहले की नीति अपनाई, पड़ोसी पहले की नीति अपनाई। फिर जो लुक ईस्ट पॉलिसी हमारी चलती थी उसको हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर बदला। किसमें बदला? एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर बदला। ठीक है, उसके बाद में चाइना को जवाब देने के लिए हमने हीरे के हार की नीति अपनाई, हीरे के हार की नीति। तो ये भी अपना एक नीति थी, वर्तमान सरकार की नीति। फिर और मिशन सागर की शुरुआत की। ठीक है, प्रोजेक्ट मौसम की शुरुआत की।
ये सब हिंद महासागर को लेकर के चलाए गए प्रोजेक्ट है। ठीक है, नीली अर्थव्यवस्था जो कल मैं बता रहा था आपको, ब्लू इकोनॉमी, इस नीति को हमने अपनाया। ठीक, तो ये सारी जो नीतियां हैं ये वर्तमान सरकार की नीति है। ठीक है, तो यहां तक जब अपने पढ़ देंगे तो हमारी विदेश नीति के तमाम जो सिद्धांत है, तमाम जो चरण है, वो सारे अपने क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक था। ठीक है, जहां से अपने को इसकी शुरुआत करनी है। तो चलो कोई ना, अपने देखते हैं, इसको शुरू करते हैं अपने एशिया अफ्रीका सम्मेलन, और इसके बाद में अपने क्या पढ़ते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में इसकी बात करते हैं पहले अपने। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आज तक जो आपके सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आए वो सबसे ज्यादा इसी टॉपिक से उठ के आए हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ठीक तरीके से करना है। गुट निरपेक्षता देखो, देखो सबसे पहले तो अपने इसका भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में इसका रेफरेंस देखें। अगर अपने भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है उसके संबंध में इसका क्या संदर्भ है, गुट निरपेक्षता। तो मैंने बताया कि भारतीय विदेश नीति के संबंध में ये हमारे विदेश नीति का एक सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। ठीक है, यानी कि हमारी गुट निरपेक्षता जो है वो हमारी विदेश नीति का क्या है, सिद्धांत है, जिसके ऊपर ये विदेश नीति बनाई गई है, कहने का मतलब। और उसके बाद में इसी नीति को अपनाते हुए हमने गुट निरपेक्षता की नीति जो है उसको भी अपनाया। तो ये एक तरीके से भारतीय विदेश नीति की एक क्या है, विशेषता भी। ठीक है, भारतीय विदेश नीति की एक क्या है, विशेषता भी, सिद्धांत भी है, और दूसरा क्या है, विशेषता भी। जब अपने इसका वैश्विक संदर्भ देखते हैं, है ना, विश्व के संदर्भ में संदर्भ देखते हैं इसका, तो हम कहते हैं कि इसी नीति पर आधारित एक आंदोलन चला था जिसका नाम हमने क्या रखा, नेम। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या नाम रखा, गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से। ठीक है, तो इस आंदोलन के बारे में कंप्लीट बातें अपने देखेंगे। फिर इसी गुट निरपेक्षता का परिवर्तित रूप हमें दिखाई देता है, परिवर्तित रूप दिखाई देता है। वो परिवर्तित रूप हम 3 रूपों में देखेंगे। एक तो वो टाइम जो अभी मैं आपको बता रहा था कि असली गुट निरपेक्षता का टाइम बोला जा रहा है, असली गुट निरपेक्षता का टाइम बोला जा रहा है भारतीय विदेश नीति के संबंध में। दूसरा हम ये देखेंगे कि जब 1991 के अंदर यूएसएसआर का पतन हो जाता है, उसके बाद में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या रही थी, है ना, इसके अंदर क्या बदलाव आए थे। क्योंकि ये तो उस समय था जब विश्व के अंदर क्या हुआ करते थे, 2 गुट हुआ करते थे, उस समय का था ही। इसके बाद में तीसरा हम देखेंगे कि गुट निरपेक्षता 2.0, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2.0 इसका क्या मतलब है और ये कब शुरुआत हुई इसकी, या किस प्रधानमंत्री के काल में गुट निरपेक्षता 2.0 की शुरुआत हुई। तो ये 3 बातें हमने इसमें कवर करनी है। तो सबसे पहले अपने भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में ये सिद्धांत और विशेषता देखें, और वैश्विक स्तर पर अगर अपने इसकी बात करें तो भारतीय विदेश नीति के संबंध में ये सिद्धांत कब बने और क्यों बने, इसके पीछे कारण जो था उस समय का शीत युद्ध माना जाता है। शीत युद्ध का जो दौर है वो गुट निरपेक्षता के उत्पन्न होने का मेन रीजन था। शीत युद्ध का मतलब मैंने अभी बताया था आपको कि उस समय पूरी जो ग्लोब था, पूरी जो पृथ्वी थी, इसके देश जो थे वो 2 गुटों के अंदर बंटे हुए, यूएसएसआर के रूप में और दूसरे कौन से, अमेरिका के। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, 1946 से लेकर के अगर मैं कहूं 1960 के बीच में विश्व के 2 ऐसे महाद्वीप थे जो उस समय देशों के हिसाब से सबसे बड़े महाद्वीप थे, एशिया और अफ्रीका। और इन एशिया और अफ्रीका से बहुत सारे देश जो है वो उपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे। उपनिवेश थे पहले ये, और बाद में इनको क्या मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, जिसमें भारत भी एक शामिल था। तो ये देश जब स्वतंत्र हुए और इनके जब आंखें खुली, ये मान लो आप, नए नए इन्होंने जन्म लिया, तो इन्होंने देखा कि पूरा जो वर्ल्ड है वो 2 भागों के अंदर डिवाइड है, 2 गुट बने हुए हैं, और दोनों के बीच में वैचारिक लड़ाई चल रही है, साम्यवाद की और पूंजीवाद की। और दोनों ने अपने अपने स्तर के ऊपर सैन्य संगठन बना रखे। क्या बना रखे, सैन्य संगठन बना रखे। पढ़ते हैं आज भी अपने, यूएसए का सैन्य संगठन नाटो, ठीक है, और इनका जो था वो सीएटो के नाम से। ठीक है, तो ये सैन्य संगठन इन्होंने बना रखे, और ये चाह रहे हैं कि जितने भी नए नए देश स्वतंत्र हुए हैं वो सारे हमारे साथ, दोनों में से किसी के साथ मिल जाए, तो हम उनको क्या देंगे, सुरक्षा देंगे, उनको आर्थिक सहायता देंगे, उनको तमाम प्रकार के प्रोटेक्शन देंगे। तो बहुत सारे देश जो है वो इनके साथ जुड़ भी रहे हैं। लेकिन एशिया और अफ्रीका में कुछ ऐसे देश थे
जो ये चाह रहे थे कि हम इन दोनों गुटों से तटस्थ रहें, इनकी ये जो लड़ाई है आपस की, इससे हम दूर रहें। कहने का मतलब अब हम दोबारा किसी नई गुलामी का शिकार न हो जाए। अभी तक हमने गुलामी झेली है, अब अपने किसी देश का पिछलग्गू बनके या उनके पीछे चलने वाला बनके उनके आर्थिक गुलाम और ना हो जाए अपने। तो ये देश ये सोच रहे थे कि एशिया और अफ्रीका के जितने भी नए स्वतंत्र हुए देश हैं, ये आपस में सम्मेलन करे, बातचीत करे और कोई अलग रास्ता निकाले जो इन दोनों गुटों की लड़ाई से हमें क्या रख सके, अलग भी रख सके और हमारा आर्थिक विकास भी करवा सके। तो ये जो शीत युद्ध काल के अंदर ये जो गुटबाजी का दौर चल रहा था, इसके बीच में एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र जो देश थे, इन्होंने अपने सम्मेलन आयोजित करवाने शुरू किए। ठीक है, तो ये जो गुट निरपेक्षता उत्पन्न हुई, ये वास्तव में इन एशिया और अफ्रीका देशों के आपसी सम्मेलनों का रिजल्ट है। तो ऐसा पहला सम्मेलन जो था वो मार्च 1947 के अंदर अपने भारत में दिल्ली में आयोजित हो रहा है। ठीक है, किसमें आयोजित हो रहा है? दिल्ली। अभी तक हमें स्वतंत्रता भी नहीं मिली, लेकिन हमारी अंतरिम सरकार काम कर रही है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही ये पहला, इसको एशियाई सम्मेलन भी बोल देते हैं या इसको एशिया अफ्रीका सम्मेलन भी बोल देते हैं, एशिया अफ्रीका सहयोग सम्मेलन बोल देते हैं इसको। ये पहला सम्मेलन आयोजित हो रहा है जो कि मार्च 1947 में आयोजित हुआ और भारत में आयोजित हुआ, दिल्ली में आयोजित हुआ। और इसकी अध्यक्षता जो है उस समय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सरोजनी नायडू को दी गई। इसकी अध्यक्षता करने वाली जो महिला है वो कौन है? सरोजनी नायडू। ठीक है, उसके बाद में 2 साल बीतते हैं, भारत को आजादी मिल जाती है। 1949 में 1949 में पुणे भारत में यही सम्मेलन आयोजित होता है, दोबारा यही सम्मेलन आयोजित होता है। और अभी भी भारत में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पर कौन काम कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू काम करते हैं। तो आपसे पूछे कि पहला एशिया अफ्रीका सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1947 में। लेकिन भारत को आजादी के बाद पहला एशिया अफ्रीका सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो यह सन कौन सा? 1949, क्योंकि इस समय तक हमें आजादी नहीं मिली, 1947 में आजादी नहीं मिली। अब इस समय भारत के एक सुरक्षा सलाहकार समझ लो या भारत के एक विदेश मामलों के जानकार व्यक्ति समझ लो, वीके कृष्ण मेनन। वीके कृष्ण मेनन, ठीक है, ये एक शब्द दे रहे थे जिसका नाम था गुट निरपेक्षता। क्या नाम था? गुट निरपेक्षता। तो ये जो गुट निरपेक्षता शब्द देने वाले जो व्यक्ति हैं भारत के संदर्भ में, वो कौन है? वीके कृष्ण मेनन है। और इनको ये शब्द देने का विचार कहां से आ रहा था? तो ब्रिटेन के एक नॉवेलिस्ट थे, एक साहित्यकार समझ लो, या वहां के विदेश मामलों के एक जानकार व्यक्ति समझ लो, जिनका नाम था जॉर्ज लिस्का के नाम से। क्या नाम था? जॉर्ज लिस्का। तो वैश्विक संदर्भ में इस गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग पहली बार जॉर्ज लिस्का के द्वारा किया जा रहा था, और भारतीय संदर्भ के अंदर इस शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वो कौन कर रहे थे? वीके कृष्ण मेनन कर रहे थे। ठीक है, अब इस शब्द की उत्पत्ति होगी तो ये पता चला कि ये शब्द है क्या, इसको डिफाइन कैसे किया जाए। तो 1955 के अंदर, 1955 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा इंडोनेशिया का एक शहर है जिसका नाम है बाडुंग, इस बाडुंग शहर के अंदर एक सम्मेलन बुलाया जाता है। इन्हीं देशों का सम्मेलन था ये, सेम जो ऊपर से आ रहे हैं, एशिया और अफ्रीका देशों का। और इस सम्मेलन के अंदर लगभग 29 देश इकट्ठे होते हैं और उन्होंने डिसीजन लिया कि जो भारत की गुट निरपेक्षता की जो नीति है, उस नीति को हम एक आंदोलन के रूप में सभी देश अपनाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। और यहां से एक आंदोलन या एक मूवमेंट का जन्म होता है जिसका नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, तो ये भारतीय संदर्भ में जो हम इसकी बात कर रहे हैं कि यह भारतीय विदेश नीति का सिद्धांत भी था और ये हमारी क्या थी? विशेषता भी थी। तो ये हमने शुरू किया था शीत युद्ध के उस दौर में, जब दो देशों के बीच में, दो गुटों के बीच में आपस में क्या चल रही थी? वैचारिक लड़ाई चल रही थी। और उसी संदर्भ में इसको एशिया अफ्रीका सम्मेलनों के रूप में इसकी शुरुआत हुई और वो फिर आगे चलते चलते क्या बन गया? एक आंदोलन बन गया। तो ये वैश्विक संदर्भ में ये जो आंदोलन था इसको हम क्या बोल रहे हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन बोल रहे हैं। तो इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की वास्तव में शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसकी शुरुआत या इसका प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे पहले ही हमारी विदेश नीति के अंदर क्या हो चुकी थी? शामिल हो चुकी थी।
हमने इसका सिद्धांत के रूप में भी अपनाया था और हमारी विदेश नीति की मुख्य विशेषता के रूप में भी अपनाया था। ठीक है, तो अब अपने अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन कैसे आगे बढ़ा, इसके मुख्य सिद्धांत क्या बनाए, यानी कि जो सदस्य देश बनेगा उसको क्या क्या शर्तें फॉलो करनी पड़ेगी, है ना, और उसके बाद देखेंगे कि इसकी सदस्य संख्या कैसे वर्तमान तक बढ़ी। यूएनओ के बाद में ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। ठीक है, तो बाद में इसके दो कड़ियां भी देखेंगे आगे अपने, कि जब 1991 के अंदर यूएसएसआर का पतन हो जाता है और ये कहा गया कि ये शीत युद्ध समाप्त हो गया, तो अब इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है ना, इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। बावजूद उसके गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपनी एक नई भूमिका निभाई, है ना, और आज अगर वो भूमिका देखें तो हम किस रूप में देख रहे हैं, गुटनिरपेक्षता 2.0 के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं 2.0 के अंदर, वो बातें भी अपने इसके अंदर कंप्लीट करेंगे, है ना। तो एक पूरा लेक्चर जो है अभी इसके ऊपर और चलेगा अपना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ऊपर, है ना। सबसे महत्वपूर्ण है, आज तक कोई पेपर ऐसा स्किप हुआ ही नहीं है जिसके अंदर इसमें से क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, किसी न किसी कंसेप्ट के ऊपर या किसी न किसी तथ्य के ऊपर इसमें से क्वेश्चन हमेशा डाला गया है अपने। ठीक।